गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एयर पॉल्यूशन, आपकी यूनिट नंबर 4। और इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के सोर्सेस क्या है, रीजन क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पर और अन्य सब्सटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का। और इसके अतिरिक्त 1981 एयर पॉल्यूशन एक्ट, इसके बाद एनजीटी, सारे टॉपिक आज एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर होंगे और बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। आप लेकिन आप सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है, संग ही संग नोट्स करते जाइए, ठीक है। अब देखिए एयर पॉल्यूशन, आप देखते हो एयर में क्या क्या होता है। 78% क्या आपकी नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन कितनी है, 21% गैस। आर्गन कितनी है बेटा, 0.9 के आसपास। CO2 कितनी है, 0.03। यानी कि यह मुख्य गैसेस है। क्या है, मुख्य गैस, ठीक है। यानी वायुमंडल में यह तो मुख्य है। इसके बाद भी आप देखते होंगे हाइड्रोजन गैस, हीलियम, क्रोप्टन, नियॉन, जीनॉन, यानी इनएक्टिव गैस जो है, इनएक्टिव गैस भी है ना, इनएक्टिव गैस आपने स्टडी की होगी 9th क्लास में, इनएक्टिव गैस, ठीक है। रेडॉन, जीनॉन, ओजोन, ठीक है। ओजोन, अब एक गैसेस है तुम्हारे पास, लेकिन ओजोन इनएक्टिव नहीं है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये गैसेस हैं, ये सारी गैस पाई जाती है, लेकिन इनका एक अनुपात है, क्या है, रेशियो है, ठीक है। एक निश्चित मात्रा है। अब इन मात्राओं में यदि विसंगता उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए, विसंगता उत्पन्न हो जाए या अनुपात इनका गड़बड़ हो जाए, तो इनकी गुणवत्ता पर, यानी कि इनकी क्वालिटी पे, गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, नकारात्मक। ठीक है, यानी कि जो गैसेस पाई जाती हैं, अब इन गैसेस के ऊपर यदि इनके अनुपात में या इनके मिक्सचर में क्या हो जाए, विसंगता उत्पन्न हो जाए, तो क्या होगा, यानी कि इनकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वो किस पर इफेक्ट करता है, मानव जीवन पर, मानव जीवन, अतः प्राणी, आर्थिक, पर्यावरण, आदि, है ना। अब इसी तो इसका जब गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी यानी कि ये किस पे इफेक्ट कर रहा है, इन सब पे इफेक्ट कर रहा है। और इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसा पड़ेगा, नकारात्मक। यानी कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनुपात में या उनकी विषमता में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे उनकी गुणवत्ता में तो नकारात्मक प्रभाव पड़े, साथ ही साथ मानव जीवन, प्राणी, एनवायरनमेंट और आर्थिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव डाले, तो इस प्रकार के प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आया। चलिए, अब एयर पॉल्यूशन के कई सोर्स होते हैं। एक होता है सोर्स, देख लीजिए, एक होता है नेचुरल, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक। और दूसरा आपका हो गया मानवजनित, यानी ह्यूमन बीइंग।
यानी ह्यूमन बीइंग, है ना। ठीक है। अब देखिए, अब नेचर में देखा होगा आपने, ज्वालामुखी आता है। क्या आता है? ज्वालामुखी आता है। तो क्या, जब यहां भी ज्वालामुखी आता है तो वहां पर क्या होगा, सल्फर की ऑक्साइड SO2 गैस निकलेगी, सल्फर की ऑक्साइड निकलेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, H2S निकलेगी। ठीक है, ये गैसेस निकलेंगे। ठीक है। जहाँ भी बनागनी वाना, यानी जहाँ भी आग लगेगी, है ना, जंगल में आग लगती है तो वहाँ कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलती है, राख। ठीक है। अब देखिए, पेड़ पौधे भी अपनी एक दैनिक क्रिया करते हैं। अब दैनिक क्रिया जब करते हैं, दैनिक क्रिया जानते हो ना, अपनी डेली रूटीन का, जब डेली रूटीन का वर्क करते हैं तो क्या CO2 गैस निकालते हैं, मालूम है आपको? वो सॉरी, हाँ, CO2 गैस भी निकालते हैं और ऑक्सीजन भी निकालते हैं। ठीक है। अब पेड़ पौधों की दैनिक क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और CO2 गैस भी निकालते हैं। ठीक है, इतना आया। अब चलिए, इतना आ गया। अब देखिए, ये तो आपके नेचुरल हो गए। क्या हुए? नेचुरल। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के कौन कौन से सोर्सेस है। ह्यूमन बीइंग देखिए, यानी मानवजन। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखिए, पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना, हम लोग यानी कि पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं किसमें? परिवहन में, किसी भी व्हीकल्स में। तो क्या करते हैं? गैसेस और धुआं निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गैसेस एंड धुआं, स्मोक बोल लो, धुआं। ठीक है। जहां भी इंडस्ट्री है वहां सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, मनुष्य कॉस्मेटिक आइटम का यूज करने लगा है। किसका? कॉस्मेटिक आइटम का। ठीक है। अब सौंदर्य के, जिसको कॉस्मेटिक आइटम का यूज करते हैं, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस। अब देखो, आपने देखा कि ब्लीचिंग, यानी कपड़ों की ब्लीचिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? क्लोरीन गैस का, ब्लीचिंग। या सॉरी, या सिंपल से ले लो, पानी में भी क्लोरीन गैस डालते हैं हम लोग, तो क्लोरीन। अब देखिए, आपने देखा वायुयान जब ऊपर उड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? एरोप्लेन जब ऊपर उड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस, वो सॉरी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है।
आप हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र का। जब फर्टिलाइज़र का यूज़ करते, जिसको कहते हैं कि किसान लोग क्या करते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो वह क्या कहेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड में वृद्धि होगी। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताइए, ये तो आपके था नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग सोर्सेस, ठीक है। अब देखिए, ये सोर्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं पॉल्यूशन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कैसे? दो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखिए, प्राथमिक, अच्छा उसमें एक टॉपिक और जोड़ लो, जहाँ पे आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि जानते हो ना, नमी वाली, वो मीथेन गैस छोड़ती है। कैसी? मीथेन। और जुगाली करने वाले पशु, है ना, कि जब जुगाली यानी कि जो तुम देखे होंगे मवेशी जो चारा खाते हैं फिर थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो वो भी मीथेन गैस छोड़ते हैं, है ना, उससे मीथेन गैस, ठीक है, हवा में क्या आती? मीथेन गैस। अब देखिए, प्राथमिक और द्वितीय। अब देखिए, प्राथमिक में क्या है आपका, यानी कि ऐसे पॉल्यूशन सीधे डायरेक्ट वातावरण जो एनवायरनमेंट है सीधे इंपैक्ट करें उस पर, यानी उससे रिएक्शन कर जाते हैं डायरेक्ट, यानी कि वातावरण में उपस्थित अन्य पदार्थों से रिएक्शन ना करके डायरेक्ट वातावरण में से रिएक्शन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक कहलाते हैं। जैसे आपने देखा सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CO2 गैस, ये क्या है, वायुमंडल में सीधे जाते हैं और अपना इम्पैक्ट रिएक्शन करते हैं या अथवा अपना इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन द्वितीय पॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे पॉल्यूशन यानी ऐसे पॉल्यूटेंट यानी ऐसे प्रदूषक जो कि प्राथमिक पॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं? प्राथमिक से। जैसे तुमने देखा SO2, ठीक है, से ठीक है, तो मैंने क्या बना लिया? H2SO4। तो मैं बताया था मैंने एसिड रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं, ठीक है जी। मैंने डिटेल में बताया, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे पॉल्यूटेंट जो प्राथमिक सोर्स से रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूशन। जैसे आपने देखा एसिड रेन, सीधे बता दूँ, नाइट्रोजन और सिंपल से याद रखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में उपस्थित अन्य पदार्थों से रिएक्शन करते हैं और अन्य जो सब्सटेंस है उससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिड रेन। अब एसिड रेन, अब देखिए, अब यानी सब्सटेंस बन गया नया, अब ये एनवायरनमेंट पे अटैक करेगा। क्या करेगा? एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेगा। कैसे? एसिड रेन तुमने देखा होगा, एसिड रेन जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ की जो बिल्डिंग आदि होंगी, तो बिल्डिंग आदि कैसी हुई? पीली पड़ जाती। कैसी पड़ जाती? पीली, ठीक है, इतना है। और दूसरे, यदि एसिड रेन अत्यधिक होगी तो वहाँ के जो जलीय जीवन है, जलीय प्राणी है, उन पर भी इम्पैक्ट अधिक पड़ता है, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। एक्चुअली गर्मी हो रही, प्यास लगी हुई थी, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने क्या देखा अभी अपने, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूशन, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इफेक्ट, यानी इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अब इफेक्ट भी देख लेते हैं। पहले मानव अथवा प्राणी पे, ठीक है। अब देखिए, कभी भी डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे, क्या जाएंगे? अंदर, तो क्या इस पर इफेक्ट करेंगे?
यानी जब डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो लंग्स में जाते, क्या लंग्स में, फेफड़ों में जाएंगे। तो फेफड़ों में जाएंगे तो क्या होगा भाई, गंदगी होगी, और हो सकता है कई बार सांस यानी कि इम्प्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी लंग्स में, है ना। तो क्या होगा, कई बार कैंसर होने की संभावना हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत तो आएगी और कई बार कैंसर होने की संभावना भी हो जाती है। यानी डस्ट पार्टिकल जब अधिक हो जाते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल अधिक हो जाते हैं तो लंग्स में पहुंचते हैं। जब लंग्स में पहुंचेंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी तो कई बार लंग्स कैंसर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, आपने देखा, अब देखिए गैस के अकॉर्डिंग पढ़िए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आप देखते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब अंदर पहुंचती है ना, तो अंदर पहुंचती है तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। देखिए फ्लो ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दम घुटने लगता है। क्या होता है, दम घुटने लगता है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड है ना, सल्फर के ऑक्साइड लिख दीजिए सीधे, है ना। सल्फर के ऑक्साइड जब रिएक्शन करती है या एनवायरनमेंट में आती है तो फिर आंखों में जलन, आंखों में जलन, आंखों में जलन, ठीक है, और लंग्स, फेफड़े, सांस लेने में भी, और सांस लेने में भी समस्या उत्पन्न होती है ना, सांस लेने में समस्या। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जब रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है, मसूड़ों में सूजन, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, अब शीशा होता है लेड जिसको बोलते हैं, शीशा यदि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी जिसको बोले तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जैसे कि आप जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो ओजोन डिप्लेशन होता है, यानी ओजोन क्षय होता है, जिससे क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी वो ज़मीन पे तेज़ी के साथ आएंगी, यानी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, तो स्किन कैंसर की संभावना होगी, स्किन कैंसर। ठीक है, नहीं तो ठीक है। अब देखिए प्लांट्स, यानी प्लांट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब प्लांट्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए प्लांट्स है, अब प्लांट्स में देखते, आपने देखा लीव्स देखी, पत्तियां देखी हैं, पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब डस्ट पार्टिकल जब स्टोमेटा के थ्रू प्रवेश कर जाते हैं तो उनके जो क्लोरोफिल होता है वो नष्ट होने लगता है। क्या होता है, क्लोरोफिल
नष्ट होने लगता है ना, या उसकी मात्रा कम होने लगती है, जिससे फिर जब क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। समझ में आ गया? संश्लेषण, ठीक है। अब सल्फर के ऑक्साइड, यानी सल्फर के ऑक्साइड लिखा करो आप, है ना, सल्फर के ऑक्साइड। जब सल्फर के ऑक्साइड प्लांट से क्रिया करेंगे तो पत्तियां जो लीव्स होंगी, पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीलापन, पीला हो जाएगा, ठीक है। और झड़ने भी लगेंगी, पत्तियां क्या होंगी, झड़ने लगेंगी। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, अब इसमें जब इम्पैक्ट करेगा तो क्या होगा, पत्तियों में वृद्धि रुक जाती है। की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो तो प्लांट्स के ऊपर हो गया, अब देख लें जली जीव के ऊपर। जली जीव, अब ये समुद्री जीव है ना। अब यदि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, क्या होगा, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। अम्लीयता, यानी कि जल में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, एसिडिटी। देखो अम्लीयता क्या है रहा था, देखिए जब एसिडिटी बढ़ जाती है ना, जब एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो जो मछलियां हैं या समुद्री जीव है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, समुद्र मछलियों पर, ठीक है, और उनका जलीय जीवन प्रभावित होगा, ठीक है। ये तो था इम्पैक्ट, है ना। आपने देखा जलीय जीव पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपने देखा मनुष्य पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपने देखा प्लांट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब कुछ देख लेते हैं अन्य, मैंने बोला था जैसे जहाँ भी एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन जहाँ भी होती है तो वहाँ पर जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे आपने देखा ताजमहल, है ना, ताजमहल देखा तो ताजमहल भी पीला पड़ रहा है ना, पीला पड़ रहा है। अब एक्चुअली जहाँ भी ऐसे रेन होगी वहाँ की जो स्मारक होंगी उस पर भी क्या होंगे, पीलापन आ जाएगा। याद रखिए, मैंने जब एसिड रेन पढ़ा है तो उसमें डिटेल में बताया था कि एसिड रेन के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने लिख ली इफेक्ट्स। अब देखिए कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल, भाई आपने देखे कि इम्पैक्ट, देखिए कोई भी चीज़ यदि उससे प्रभाव पड़ रहा है तो उसके इम्पैक्ट भी जानना हमको जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब इसको इम्पैक्ट के बाद कंट्रोल, अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल करने की सिंपल सी बात है, पॉल्यूशन क्यों फैल रहा था, सबसे ज़्यादा हम वाहनों का ही प्रयोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वाहनों का प्रयोग कर रहे थे। तो वाहनों का प्रयोग कर रहे थे तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया जाए। किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया जाए, ठीक है। दूसरा, कहीं भी
कहीं भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले हम उसके प्रभाव को जानें कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। यानी कि इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से पहले प्रभाव आकलन, ठीक है। अब अधिक से अधिक साइकिलिंग का प्रयोग किया जाए। साइकिलिंग जानते हो, साइकिल है ना। अधिक से अधिक साइकिलिंग का प्रयोग किया जाए। साइकिलिंग। अब कई बार आपने देखा होगा कि यार ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में 20 स्टाफ है, 20 स्टाफ है, सब अपनी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो भाई ज़्यादा गाड़ी से आएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि भैया पूलिंग कर लीजिए कि एक कार में 4 लोग आ जाइए या एक में 3 आ जाइए, तो कम से कम उस पर जो एयर पॉल्यूशन है उस पर तो इफेक्ट कम पड़ेगा, है ना। तो मास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यूज करना चाहिए। अब प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। प्लांटेशन, भाई पेड़ है तो जीवन है ना, कहते हैं ना। प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे उपकरण होने चाहिए जो कि पॉल्यूशन को जांच कर पाए, है ना। पॉल्यूशन की जांच, पॉल्यूशन की जांच कर सके। अब इस वक्त आप लोग लगातार चर्चा में सुनते हुए BS6 जो मॉडल है उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो हम क्यों ना यूरोनॉर्म मानकों का प्रयोग किया जाए। मानकों का प्रयोग, है ना। यूरोनॉर्म मानकों का प्रयोग किया जाए और पॉल्यूशंस में और कौन सा हो सकता है, 7-8 पॉइंट और देखते हैं, सोचते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, वहीं पे सोचता हूँ जो भी है ना। तो प्लांटेशंस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, पॉल्यूशन हो गया, यूरो नॉर्म्स। अब हाँ, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं हम, वो आवासीय क्षेत्र से दूरी पे लगाएं, है ना। इंडस्ट्री लगाएं आवासीय क्षेत्र से दूरी पे लगाएं। प्लांट्स, चलिए ठीक है। और भी पॉइंट अपने देख लेना जो भी है। ये आपका एयर पॉल्यूशन जो था वो कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत 1981 एयर पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, उसको भी देखते हैं अब थोड़ा सा। देखिए उससे पहले मैं आपको PDF में बता दूं जो जो है इसके अंतर्गत। ये आपकी एयर पॉल्यूशन की PDF है ना। अभी देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। वही चीज़ मैंने बताया है, वही जो है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, वही सब कुछ लिखा है। कोई अब देखो एक बार इसको मैं, हाँ, वायु प्रदूषण के प्रभाव, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो इसमें हमको मिल जाता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं।
सांस के माध्यम से शरीर में पहुंच के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के अधिक सांद्रण से मसूड़ों में सूजन, मैंने बताया था आपको, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर आदि, है ना, ये काट लीजिए, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर आदि, सल्फर डाइऑक्साइड से फेफड़ों में रोग, चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई, खांसी आदि की कठिनाई बढ़ जाती है। जे पॉइंट हटा लीजिए, कणों के सांस लेने में दिक्कत, जे यहाँ से नहीं आएगा। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से स्किन कैंसर जैसा खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब वनस्पति में प्रभाव देखिए। एयर पॉल्यूशन पत्तों पर स्थित स्टोमेटा के जरिए अंदर चले जाते हैं, जिससे क्लोरोफिल को नष्ट कर देते और प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड से पत्तियों का रंग फीका पड़ जाता है, यहाँ तक कि अंत में पत्तियाँ खत्म हो जाती हैं। वही मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण पत्तियों के गिरने में वृद्धि और पत्तियों की वृद्धि कम हो जाती है। एथाइलिन एथलीन के कारण पत्तियां मुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, फूल बढ़ जाते हैं। ओजोन के कारण भी पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्री मैच्योर हो जाती है। प्री मैच्योर जानते हो ना, अर्ली एज में ही बड़ा हो जाती है। अब पदार्थ पे वही है, ताजमहल फीका पड़ रहा है, नियंत्रण के इलेक्ट्रिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगा 1981 इन पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, मैं देख लूँ वीडियो कितना लंबा हो रहा है एक बार। चलिए अब देखो, अब देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, इन पॉल्यूशन, जब प्राकृतिक संसाधनों का और पर्यावरण का लगातार क्षय हो रहा था, तो सर्वप्रथम स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने प्रस्ताव रखा कि प्राकृतिक संसाधन की इस प्रकार की क्षति हो रही है, क्यों ना इसको रोकने के लिए एक वैश्विक संधि की जाए या एक नियम बनाया जाए। ठीक है, वही इन्होंने देखा, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट पर चर्चा करने और रोकने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन का विचार सबसे पहले स्वीडन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा गया। ठीक है, इसलिए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में महासभा द्वारा प्रस्ताव 2398 पारित करने के, एक मिनट इसको बड़ा कर लूं, ठीक है, यानी सर्वप्रथम स्वीडन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सामने प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अब इसलिए मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में, यानी फिर सम्मेलन कहाँ हुआ, 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, महासभा द्वारा प्रस्ताव 2398 पारित कर दिया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन में यह डिसीजन लिया गया कि राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे, जिसमें वायु प्रदूषण भी शामिल है, यानी वायु भी शामिल है। यानी प्रत्येक राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी कि वो वायु के संरक्षण के प्रयास करेंगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत विशिष्ट कानून पारित किए, यानी कि विशिष्ट कानून पारित किए गए, जिसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु के संरक्षण के लिए पारित कानून था। यानी कि इसके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने अनुच्छेद 253 में संशोधन किया और उस 253 के अंतर्गत यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल 1981 एक्ट को डाला गया। ठीक है,
अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया कि अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, यानी वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। यानी वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना, भाई पहले रोकोगे फिर कंट्रोल फिर कम करना, है ना। और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम द्वारा स्थापित बोर्डों की जिम्मेदारी दी गई। इसके अंतर्गत बोर्ड की स्थापना की गई। वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में संसद द्वारा वायु अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, अधिनियम में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई, है ना। पीस यानी CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, को गुणवत्ता राज्य स्तर पर। ठीक है, अब CPCB वायु की गुणवत्ता के लिए मानक भी तय करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीक सहायता और मार्गदर्शन, यानी कि मेन जो था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वही यानी स्टेट को भी डिसीजन स्टेट को भी क्या करेगा, मार्गदर्शन देता है और उनको तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब इस कानून के जो मुख्य पॉइंट है उसको देख लीजिए। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाया था। इस कानून में वायु प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र, इसको आवासीय कर लेना, आवासीय क्षेत्र से बाहर बनाने के लिए मिनिमम दूरी का निर्धारण किया गया। यानी जो इंडस्ट्री होगी, यानी कि उसको आवासीय क्षेत्र से एक निश्चित दूरी पर ही निर्माण किया जाए। चिमनी की ऊंचाई का निर्धारण, ठीक है, चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी उसका निर्धारण। वायु प्रदूषण पैदा करने वाले औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग करना, यानी वायु प्रदूषण जो भी कर रही हैं उन इकाइयों की मॉनिटरिंग करते रहना। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण की कार्यकर्ता इकाइयों का इम्प्लीमेंटेशन किए जाने हेतु डिजाइन करना, यानी जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई है उसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए कि पॉल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करते रहना। पब्लिक को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु टीवी, अखबार आदि के माध्यम से चेतना जागृत करने का प्रावधान सुनिश्चित करना भी, यानी पब्लिक को, यानी कि एयर पॉल्यूशन के संदर्भ में पब्लिक को भी जानकारी देते रहना, हाउ टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशंस। ठीक है, 1986 में, अब देखिए 1986 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। इस कानून के अंतर्गत संशोधन किया गया जिसमें औद्योगिक इकाइयों से मशीनों के ऑपरेशन से पैदा होने वाली ध्वनि, साउंड जिसको बोलते हैं, मानकों से ऊपर पाए जाने पर पैदा होने वाले टेस्ट प्रभावों से होने वाली कंपनियों का आकलन करना। यानी कि जब भी इंडस्ट्री जहाँ भी है वहाँ पे यदि साउंड अत्यधिक हो रही है और एक निश्चित मानकों से अधिक हो रही है तो उनको, यानी कि जो प्रभाव हो यानी ऊपर स्तर पर पाए जाने वाले जो प्रभाव, उससे जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसका अध्ययन करना, फिर यानी उसका आकलन करना, उसकी रोकथाम हेतु व्यवस्था करना भी है। यानी कि जो जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है तो इस इंडस्ट्री में यदि साउंड जो है एक निश्चित मानकों से अधिक आ रही है तो उनका आकलन करना, उनका अध्ययन करना तथा उसके रोकथाम करने का प्रावधान भी किया गया है। 1986 में यही था। ठीक है, और एक टॉपिक रह गया NGT, 5 मिनट का टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो रहा था इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।